शराफत की दुनिया का किस्सा ही खत्म। अब जैसी दुनिया वैसे हम। फिल्म जज्बा के इस आम फहम से डायलॉग को इरफान ने जिस कविताई के साथ अदा किया वह करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों में उतर गया। लगभग इसी बहते हुए अविकल झरने की तरह वो अपनी अदायगी से इरफान हम हिंदुस्तानियों की दुनिया का हिस्सा बने थे और फिर 29 अप्रैल 2020 को अचानक वो हमारी इस दुनिया से अलग हो गए। अच्छा कलाकार जब चला जाता है तो उसके अभिनय की अच्छाइयाँ बहुत रुलाती हैं, बहुत पीछा करती। अभिनेता इरफान खान अब नहीं रहे। Completely shattered and deeply saddened to know about the passing away of a very, very dear friend and colleague and drama school junior इरफान खान। हिंदी सिनेमा के स्टार इरफान खान इस दुनिया को अलविदा कह के यह खबर इरफान के परिजनों, दोस्तों, रिश्तेदारों, उनके प्रशंसकों के लिए दिल तोड़ने वाली खबर नहीं थी, बल्कि फिल्म से जुड़े फिल्मी दुनिया में दिलचस्पी रखने वाले हर शख्स के लिए बहुत बड़ा झटका थी। इरफान 53 की कच्ची उम्र में हमारे बीच से चले गए। तुम्हारी है तुम ही संभालो ये दुनिया। इरफान न्यूरो एंडोक्राइन नाम की एक असाध्य बीमारी से घिर गए थे। यह बीमारी दुर्लभ किस्म का एक कैंसर है जिस पर दुनिया में बहुत कम खोजें और रिसर्च उपलब्ध है, लेकिन इस कच्ची उम्र में इरफान ने बहुत ही पक्की उम्र वाले मुकाम हासिल किए। इरफान ने लगभग हर तरह का किरदार निभाया, न सिर्फ निभाया बल्कि उसे जिया भी। मार्च 2020 में आई फिल्म अंग्रेजी मीडियम इरफान की आखिरी फिल्म थी। न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर की बीमारी के बारे में खुद इरफान खान ने ही साल 2018 में ट्विटर के जरिए जानकारी दी थी। उनका ट्वीट कुछ इस तरह था: जीवन में अनपेक्षित बदलाव आपको आगे बढ़ना सिखाते हैं। पता चला है कि मुझे न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर है। इसे स्वीकार कर पाना मुश्किल है, लेकिन मेरे आसपास जो लोग हैं उनका प्यार और उनकी दुआओं ने मुझे ताकत दी है। कुछ उम्मीद भी बंधी है। फिलहाल बीमारी इलाज के लिए मुझे देश से दूर जाना पड़ रहा है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप अपने संदेश भेजते रहें। इरफान की मौत के बाद उनके बेटे बाबिल ने उनकी आखिरी याद को कुछ इन शब्दों में साझा किया था: उनकी मौत से 2 दिन पहले मैं अस्पताल में था। वो होश खोते जा रहे थे। अंतिम पलों में उन्होंने मेरी ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मैं मरने वाला हूँ। मैंने उन्हें कहा, ऐसा नहीं होगा। वो फिर मुस्कुराए और सो गए। इरफान ने मौत को भी हंसते हंसते ही गले लगाया। इरफान के सफ़र, उनकी शख्सियत, उनकी अदायगी, उनकी कला, उनका फ़न और उनके जीवन के अन्य पहलुओं पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट इरफान। मेरे साथ 2 खास मेहमान हैं। सबसे पहले उनका परिचय। मेरे साथ शुभ्रा गुप्ता हैं। एक प्रभाव जो छोड़ा उन्होंने उनकी जो पहली फिल्मों से, मुझे पता लग गया था कि ये थोड़ा से ये अलग हैं। इनकी जो प्रतिभा है वो बहुत अलग है। जिस तरह के वो रोल्स चूज़ करते थे और जिस तरह की वो कहानियाँ कहते थे, वो उसमें था कि हाँ, हम सब मिले हुए हैं, हम सब एक हैं। और जो अलग अलग अलगाववाद वाली जो बातें जो आजकल इतना ज़्यादा हम लोगों को परेशान कर रही हैं हर तरह के स्पेयर्स में, उनकी जो फिल्में थी वो उसको काटने लगी हुई थी। 2001 में जब वॉरियर आई, तिग्मांशु धूलिया वॉज कास्टिंग डायरेक्टर ऑन द वॉरियर, और वो अच्छे दोस्त इरफान के होने के नाते उनको पता था कि जिस तरह का उनका जो द्वंद्व चल रहा है उनके अंदर, कि अगर यार नहीं मिला मुझे करने को तो मैं एक्टिंग ही छोड़ दूंगा। अगर वो फिल्म नहीं होती तो शायद वो सच में एक्टिंग छोड़ जाते और हमको इतनी बेहतरीन अदाकार का मतलब वी वुड हैव टोटली मिस्ड सीइंग इरफान ऑन स्क्रीन। इसके अलावा आज हमारे साथ वरिष्ठ फिल्म समीक्षक और वरिष्ठ पत्रकार अजय ब्रह्मात्मज भी हैं। बीमारी के पहले से वो आध्यात्मिक किस्म के व्यक्ति थे, स्पिरिचुअल रिलीजियस नहीं थे वो बिल्कुल। हमारे लिए बहुत आसान शब्द सूफीज़म कह देना कि सूफीज़म सूफ़ी की तरह वो बिहेव करते थे, लेकिन कहीं उससे भी परे थे। एक आध प्रसंग ऐसा आया है जब इनको कहा गया कि इनके पिता ने कहा था कि मेरे घर में ब्राह्मण पैदा हो गया है। बिल्कुल, ये शुरू के दिनों की बात है जब ये शिकार पे जाते थे ये लोग, इनको बुरा लगता था जब शिकार किया जाता था। तब बहुत सारे फिल्म स्टार हम लोग के संपर्क में आ चुके। इंटरव्यू का सिलसिला हमारा बनता था दिल्ली में बॉम्बे में रहने की वजह से, तो हम लगातार मिलते रहे हैं कलाकारों से, बाकी कलाकारों से भी मिलते रहे हैं। तो इरफान की शख्सियत निश्चित रूप से बिल्कुल अलग थी उनसे। वो कहते हैं, मैं जानता हूँ कि मैं ऋषि कपूर नहीं हूँ, लेकिन मैं भी डांस कर सकता हूँ। इरफान में एक चीज़ जो हमेशा शिकायत रही उनको, वो था कि
जो मेन स्ट्रीम फिल्म मैगजीन्स हैं उनके कवर पर उनको क्यों नहीं लिया जाता? This is a News Laundry podcast, and you're listening to Let's Talk About. शुभ्रा फिल्म समीक्षक हैं और इंडियन एक्सप्रेस अखबार में वरिष्ठ स्तंभकार भी हैं। शुभ्रा की संक्षिप्त पहचान ये है कि ये संतुष्टि के लिए विश्व सिनेमा देखती हैं, मनोरंजन के लिए हॉलीवुड और रोजी रोटी के लिए हिंदी सिनेमा। ये बात सही है शुभ्रा? जी बिल्कुल। रोजी रोटी के बारे में तो इतना नहीं मैं बोल सकती, लेकिन हाँ, हॉलीवुड की जो बुरी फिल्में होती है ना, वो तो मेरे से बिल्कुल सही नहीं जाती। जबकि हमारा जो काम है, जो हिंदी सिनेमा देखने का जो काम है, उसमें बुरी से बुरी फिल्में देखना, मतलब ये हमारा काम है। तो नहीं, अगर नहीं देखेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि अच्छी क्या है फिर? ठीक बात। और 20 साल लंबा सफ़र रहा है हिंदी सिनेमा की समीक्षा और आलोचना का। बहुत से लोग शुभ्रा से मिलने पर अक्सर सवाल करते हैं कि क्या आप मुझे शाहरुख खान से मिलवा सकती हैं। मेरा सवाल शुभ्रा से थोड़ा सा अलग है। क्या शाहरुख खान आपके दोस्त हैं? जी बिल्कुल नहीं। कोई भी दोस्त नहीं है। हिंदी फिल्म जगत वाले वो जानते हैं मेरे बारे में, ये मुझे पता लगता है। मेरी मुलाकात भी हो चुकी है काफ़ी लोगों से, लेकिन दोस्त मैं बहुत दोस्त किस्म की हूँ, लेकिन मैं किसी की दोस्त नहीं। अजय ब्रह्मात्मज ने 3 दशक तक सक्रिय रूप से विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लगातार लेखन किया, संपादन किया, लोकप्रिय हिंदी सिनेमा का बहुत गंभीर नज़रिए से अवलोकन किया है। नई सदी में प्रवेश कर रहे हिंदी सिनेमा के बहुत सारे फिल्मी सितारों का उत्कर्ष और अवसान के साक्षी रहे। उनके चश्मदीद बने अजय ब्रह्मात्मज देश के बड़े हिंदी अखबार दैनिक जागरण के फिल्म विभाग के प्रभारी भी रहे, वहीं से रिटायर हुए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है लेट्स टॉक अबाउट इरफान के इस एपिसोड में। शुक्रिया। ये 2 किताबें हैं मेरे पास। शुभ्रा की किताब है इरफान अ लाइफ इन मूवीज़ और अजय जी की किताब है इरफान और कुछ पन्ने कोरे रह गए। ये 2 किताबें इरफान पर आई हैं। इरफान पर और भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, किताबें आ रही हैं। ये लोग इरफान को याद कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। आज हम इन दोनों किताबों के ऊपर बात करेंगे, इसके ज़रिए इरफान के बारे में विस्तार से भी बात करेंगे। लेकिन पहले मैं इरफान से जुड़ी एक बहुत विशिष्ट चीज़ आप दोनों से साझा करना चाहता हूँ। अजय जी उसके साक्षी रहे और उनके ज़रिए ही ये हम तक पहुँची है, और उसमें थोड़ा बहुत मैं भी किसी रूप से जुड़ा था, तो इसलिए भी वह मैं अपने जो आज हमारे दर्शक हैं, जो हमारे श्रोता हैं इस पॉडकास्ट के, उनको इसके बारे में बताना मुझे लग रहा है कि ज़रूरी होगा। मैं एक पत्र की बात कर रहा हूँ। यह वह पत्र है जिसे इरफान ने इंग्लैंड से अजय जी आपको भेजा था, और इसके अलावा एक अंग्रेज़ी अखबार को भी भेजा था। तो अंग्रेज़ी में वो वहाँ पर छपा था और हिंदी में वो न्यूज़ लॉन्ड्री पर छपा था। ये 2018 में इरफान का 2018 का पत्र है, जब वो ब्रिटेन में अपनी दुर्लभ कैंसर का इलाज करवा रहे थे, और उन्होंने एक पत्र लिखा। ये पत्र भारत में उनके तमाम जो दर्शक और प्रशंसक हैं उनके जल्दी से जल्दी सेहतमंद होने की कामना कर रहे थे, और इरफान की मानसिक अवस्था, उनके जो अंदर चल रहे द्वंद्व थे, उन सबको इस पत्र में उन्होंने अपने शब्दों में लिखा था। पूरा पत्र नहीं, लेकिन उसका कुछ हिस्सा मैं ज़रूर सोच रहा हूँ कि पढ़ूँ यहाँ पर। इसका ट्रांसलेशन मूल रूप से अजय जी आपने हिंदी में किया था, अंग्रेज़ी में वो मेरे ख्याल से टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था। थोड़ा सा मैंने उसमें संपादन भी किया था, और वो पत्र अजय जी की इस किताब में भी जसकतस छपा हुआ है। लगभग एक बड़ी रिदमिक जो लयबद्ध कविता होती है, उस तरह का पत्र है वो। मैं उसको पढ़ दे रहा हूँ थोड़ा सा। मैं जिस अस्पताल में भर्ती हूँ उसमें बालकनी भी है। बाहर का नज़ारा दिखता है। कोमा वार्ड ठीक मेरे ऊपर है। सड़क के एक तरफ मेरा अस्पताल और दूसरी तरफ लॉर्ड्स का स्टेडियम है। वहाँ विवियन रिचर्ड्स का मुस्कुराता हुआ पोस्टर है, मेरे सपनों के ख्वाबों का मक्का। उसे देखने पर पहली नज़र में मुझे कोई एहसास ही नहीं हुआ, मानो वह दुनिया कभी मेरी थी ही नहीं। मैं दर्द की गिरफ्त में हूँ, और फिर एक दिन एहसास हुआ जैसे मैं किसी चीज़ का हिस्सा नहीं जो निश्चित होने का दावा करे। न अस्पताल न स्टेडियम, मेरे अंदर जो शेष था वह वास्तव में कायनात की असीम शक्ति और बुद्धि का प्रभाव था। मेरे अस्पताल का वहाँ होना था। मन ने कहा केवल अनिश्चितता ही निश्चित है। इस एहसास ने मुझे समर्पण और भरोसे के लिए तैयार किया। अब चाहे जो भी नतीजा हो, यह चाहे जहाँ ले जाए, आज से 8 महीनों के बाद, या फिर आज से 4 महीनों के बाद, या फिर 2 साल बाद। चिंता दरकिनार हुई और फिर विलीन होने लगी, और फिर मेरे दिमाग से जीने मरने का हिसाब निकल गया। पहली बार मुझे शब्द आज़ादी का एहसास हुआ, सही अर्थ में एक उपलब्धि का एहसास।
इस कायनात की करनी में मेरा पूर्ण विश्वास सत्य पर बन गया। उसके बाद लगा कि यह विश्वास मेरी एक कोशिका में कहीं बैठ गया। वक्त ही बताएगा कि वह ठहरता है या नहीं। फिलहाल मैं यही महसूस कर रहा हूँ। इस सफ़र में सारी दुनिया के लोग सभी मेरे सेहतमंद करने होने की दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। मैं जानता हूँ जिन्हें नहीं जानता वे सभी अलग अलग जगहों और टाइम जोन से मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनकी प्रार्थनाएं मिलकर एक हो गई हैं। एक बड़ी शक्ति तीव्र जीवन धारा बनकर मेरी रीढ़ से मुझ में प्रवेश कर सिर के ऊपर कपाल से अंकुरित हो रही है। अंकुरित होकर यह कभी कली, कभी पत्ती, कभी टहनी, कभी शाखा बन जाती है। मैं खुश होकर इसे देखता हूँ। लोगों की सामूहिक प्रार्थना से उपजी हर टहनी, हर पत्ती, हर फूल मुझे एक नई दुनिया दिखाती है। एहसास होता है कि ज़रूरी नहीं कि लहरों पर ढक्कन यानी वो कॉर्क उसका नियंत्रण हो, जैसे आप कुदरत के पालने में झूल रहे हो। यहीं पर ये लेटर ख़त्म हो जाता है जी। और ये आखिरी जो लाइन है एक बहुत ही बड़े आध्यात्मिक, आप कहें, आप दार्शनिक कहें, उस अंदाज में ख़त्म होती है। शुभ्रा, अजय, आप दोनों लोग की पहली टिप्पणी कमेंट में इसी पर जाना चाह रहा हूँ। आपने अजय जी उनका लगातार इरफान का पूरा बॉम्बे, मैं ये कहूँगा कि बॉम्बे उनका जो पहली पहुँच थी दिल्ली से, जब वो पहुँचे वहाँ से लेके आखिर तक के पूरे सफ़र के साक्षी रहे। किस तरह के व्यक्ति थे? इसी तरह के आध्यात्मिक किस्म के, इसी किस्म के फ़लसफ़ाना वो उनका जहन था, या फिर ये बीमारी ने उनको इस तरह से कुछ मोल्ड किया था, कुछ नया निर्मित किया था? नहीं, बीमारी के पहले से वो आध्यात्मिक किस्म के व्यक्ति थे। स्पिरिचुअल, रिलीजियस नहीं थे वो बिल्कुल। हमारे लिए बहुत आसान शब्द है सूफीज़म कह देना, कि सूफीज़म, सूफ़ी की तरह वो बिहेव करते थे, लेकिन कहीं उससे भी परे थे। और उनकी चिंताएं, उनकी परेशानियां और जिन चीज़ों से वे जूझते थे, लगातार बातें मेरी होती थी। और जैसे उनके संकल्प थे या दुनिया समाज जैसे बदल रहा है उसको देखते हुए अपने बच्चों को लेकर के उनकी चिंता रहती थी कि कैसे ये एक सारी सुविधाओं में जब जी रहे हैं तो इनको ज़िंदगी का कोई साबका नहीं मिल रहा है और वे कैसे इंसान बन पाएंगे। तो ये सारी चिंताएं उनके एक साथ चलती रहती थी। तो बहुत ही व्यथित होते भी देखा है मैंने उनको, बहुत खुश होते भी देखा है, और ज़िंदगी की मामूली चीज़ों को लेकर के दुखी भी रहे और खुश भी रहे। और ऐसा बहुत सारे फिल्म स्टार हम लोग के संपर्क में आ चुके। इंटरव्यू का सिलसिला हमारा बनता था दिल्ली में, बॉम्बे में रहने की वजह से, तो हम लगातार मिलते रहे हैं कलाकारों से, बाकी कलाकारों से भी मिलते रहे हैं। तो इरफान की शख्सियत निश्चित रूप से बिल्कुल अलग थी उनसे। मुझे याद आता है एक प्रसंग में यहाँ बताऊँ जिसका जिक्र कहीं नहीं किया, कि मैनग्रोव मुंबई में बहुत ज़्यादा है, खाड़ी के समुद्र के किनारे। और उस समय ये मलाड में युग धर्म नाम की एक बिल्डिंग है, उसमें रहते थे वो। और अचानक उनका एक डेस्परेट फ़ोन आया, लगातार कॉल आया उसके बाद से, कि भैया कहा करते थे मुझे कि अजय भैया आप किसी को जानते हैं ऐसे मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट को जो इस तरह की हरकत को रुकवा सके, क्योंकि जानते थे कि आप फिल्म वाले हैं, आपसे कुछ नहीं होगा ये काम। फिर अपने संपर्क से मैंने बताया, और चूँकि इरफान इन्वॉल्व थे उसमें, इरफान की चिंता थी ये, तो उस दिन तो मैनग्रोव की कटाई रुक गई। लेकिन कभी आप मलाड जाएं तो आज वो इनऑर्बिट नाम के एक मॉल खुला हुआ है वहाँ पे। अच्छा, सारा भर दिया, वो हो गया, बाद में तो हो ही जाता है, वो विकास के नाम पर सब कुछ रोक दिया जाता है। तो ऐसी भी चिंता थी उनकी। या मुझे याद है कि जनसत्ता में बहुत पहले जब इरफान आज वाले नहीं थे, जावेद इकबाल नाम के हमारे एक जर्नलिस्ट थे, और दादर स्टेशन पर वो गांव से आए थे और स्टेशन पर ही गिरे और मौत हो गई उनकी, कुछ अचानक हुआ था। इस बात की जानकारी उनको मिली और उन्होंने कहा कि मैं उस परिवार की आर्थिक मदद करना चाहता हूँ, आप बताइएगा नहीं। हाँ, और फिर मेरे जरिए उनकी जो भी उस समय की जो स्थिति थी इरफान की, उसके हिसाब से उन्होंने उनकी मदद की। और कभी जावेद इकबाल की फैमिली को पता भी नहीं चला कि वो पैसे कहाँ से आए थे, उनको पता चला कि मैं कहीं से ला के दे रहा हूँ उनको। हाँ, तो इस तरीके के इंसान थे, बहुत सारे ऐसे थे। मेरे तो खैर बहुत। आपको एक बात और बताऊँ मैं, आज आप मेरे साथ हैं, उस दिन भी आप मेरे साथ थे।
संयोग था, प्रेस क्लब में हम लोग बैठे हुए थे और उनका एक प्रेस वॉइस नोट आया था मेरे पास, जो मैंने आपसे छिपा दिया था, मैंने बताया नहीं था। आपने बस कहा था कि इरफान का कुछ आया है। हाँ, आया है जी, वो वॉइस नोट आया था जिसमें उन्होंने पूरी जानकारी दी थी कि अब क्या स्थिति, वो लेटर के बाद का वॉइस नोट था। हाँ, वो भी इसमें किताब में है, लेकिन वो आवाज़ आज तक मेरे पास सुरक्षित है और जब भी मैं कभी सुनता हूँ या इरफान को याद करता हूँ तो हम लोग फिल्में देखते होते कहीं इमोशनली बहुत इम्यून हो जाते हैं, रोना नहीं आता है, किसी के दुख तकलीफ में बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हो पाते हैं। लेकिन आज भी जब मैं उसको सुनता हूँ तो शुभ्रा, आपसे इरफान की आप उनके व्यक्तित्व को किस तरह से पढ़ पाई अपने पूरे फिल्मी सफ़र के दौरान, जो भी उनसे आपका साथ करा? यही तो पूरी किताब है। और आपने जो मुझसे जो सवाल पूछा, मैं अभी अजय जी की जो बात सुन रही थी उससे मुझे लगा कि मेरा जो फिल्मी कलाकारों का या जितने भी लोग जो फिल्में बनाते हैं उनसे जो मेरा रिश्ता है वो बहुत दूर का है, क्योंकि एक तो मैं दिल्ली में रहती हूँ और दूसरा मेरा अपना मानना है कि अगर आप फिल्मों पर लिख रहे हैं और आपका काम नहीं है इंटरव्यू करना, तो ये जितना हम लोग डिस्टेंस बना के रखते हैं वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिविटी की जो मैं उसमें अपने फिल्म रिव्यूज़ में लाती हूँ वो एक तरह से मेरे लिए आसान हो जाता है, क्योंकि मैं इनको व्यक्तिगत रूप से जानती नहीं हूँ, ना जानना चाहती हूँ। दोनों चीज़ें हैं मेरे लिए। तो मेरा जो असेसमेंट कह लीजिए या रीडिंग कह लीजिए फिल्मों की और फिल्म बनाने वालों की या कलाकारों की, सिर्फ उनके जो उनकी कला के थ्रू है। जी जी। तो मेरा जो रिश्ता है इरफान के साथ वो पर्दे पर ही था, टेलीविज़न से लेकर फिल्मों से था। हाँ। दोनों तो मैंने टीवी पर भी देखा था बहुत सालों पहले, उसकी बहुत धुंधली याद है, ज़्यादा याद नहीं है। लेकिन फिल्मों से जब फिल्में आने लगे तो मुझे ये लगा कि अच्छा यही थे जो अभी उन्होंने जो इतना अच्छा टेलीविज़न किया था, और उनका आप ये जब बड़े पर्दे पर आ गए हैं तो एक प्रभाव जो छोड़ा उन्होंने उनकी जो पहली फिल्मों से, मुझे पता लग गया था कि ये थोड़ा से ये अलग हैं। इनकी जो प्रतिभा है वो बहुत अलग है। और ऐसी बात नहीं है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पहले लोग आ नहीं चुके थे। इरफान के अपने जो गुरु जिनको मानते थे, नसीरुद्दीन शाह या ओमपुरी, ये लोग भी फिल्मी दुनिया में आकर इन्होंने अपना बहुत नाम कमाया, रौब जमाया, अच्छे किरदार किए इंटरनेशनल और नेशनल डोमेस्टिक सिनेमा में। लेकिन एक जो इरफान का जो ट्रेजेक्टरी था आने का, और जिस तरह से उनकी जो एक क्लाइंब कहेंगे, एक चढ़ाई कह लीजिए, और वो जहाँ तक पहुँच पाए, वो बहुत कम ऐसे लोग हैं जो नाटक की शैली से निकलकर जो फिल्मों में आए और जो थिएटर से आए और जो इस तरह के मुकाम पर पहुँच गए। तो मुझे लगता है कि इरफान शुरू से ही उनका बहुत ये तो रुझान था ही कि मैं फिल्में करना चाहता हूँ, मैं थक गया हूँ टेलीविज़न करके। उन्होंने 10 साल टीवी किया, और जिस तरह का उस टाइम टेलीविज़न जिस तरह का था, मोस्टली दूरदर्शन, उस समय प्राइवेट चैनल्स आना शुरू हुए थे। 93 में जी टेलीविज़न शुरू हुआ, उसके बाद स्टार, उसके बाद सोनी, उसके बाद तो खैर बाढ़ लग गई। लेकिन ये जो 3 चैनल्स थे, इन्होंने जो फिक्शन और या जो कहानियों का एक नया दौर शुरू किया, उसमें इरफान का उस टाइम रहना, वो एक तरह से समझ लीजिए कि दोनों का एक कनेक्शन बन गया। क्योंकि जी टीवी में बनेगी अपनी बात एक सीरियल था, बहुत पॉपुलर हुआ। जो शुतुपा, जो उनकी जो वाइफ हैं, वो लिख रही थी उस सीरियल को, तो उसमें इरफान ने बहुत अच्छा रोल किया था। उस टाइम वो ही वॉज नॉट अ फादर, ही वॉज नॉट दैट ओल्ड ऑल्सो, मिडल एज्ड आदमी का उन्होंने किरदार निभाया, बहुत अच्छा निभाया। लेकिन टेलीविज़न का ये होता है कि वो वही चीज़ कर करके वो थक गए थे, तो उनका ये था कि यहाँ से अब किस तरह से मैं निकलूँ। तो एक स्टार टीवी में एक बेस्ट सेलर्स करके एक सीरीज़ आया था 99 के आसपास, और वो शैलजा केजरीवाल हैं, उनका ब्रेन चाइल्ड था। तो उन्होंने ये जितने भी आज जो जाने माने कलाकार जिनको आप सुनते हैं, जिनके बारे में तिग्मांशु धूलिया, अनुराग कश्यप
और बाकी अनूप सिंह वगैरह सब उसमें उन्होंने एक एक बेस्ट सेलर, श्री राम राघवन, एक एक दो दो उन्होंने एपिसोड किए थे। अच्छा। और उनमें 4-5 में तिग्मांशु के जितने भी थे उनमें सब में इरफान मेरे थे। ख्याल से करीब करीब इरफान थे। तो ओके। जब एकदम से संयोग ये होता है कि ये लोग भी थे, इरफान भी ढूंढ रहे थे, तो इन जो मिलन जो हुआ है इन दोनों का, जी, इन जी। इन तरह के कलाकारों जो बॉलीवुड के जो एक तरह का जो स्टूडियो लेड, हीरोइन लेड, फॉर्मूला लेडन जितने जुना सिनेमा जो हम देख देख कर थक गए थे, और ये लोग सब उस ब्रेक की तैयारी में थे। और इरफान भी वो उसी ब्रेक स्ट्रक्चर की, तोड़ रहे थे तो ये वो लोग। हाँ, वो एक तरह का जो एक गेट कीपर्स होते हैं ना, ये जो पुरानी फिल्में जिस तरह से बनाते हैं, हाँ, वो बहुत स्ट्रॉन्ग एक होता है। तो ये लोग सबका एक तरह का संयोग था, और ये सब मिलकर इन्होंने वो 2001 में इनकी वॉरियर आई आसिफ कपाडिया की, और उसके बाद 2003 में हासिल आई, और उसके 2-3 महीने 4 महीने के बाद मकबूल थी विशाल भारद्वाज की, और उसके बाद तो खैर बहुत आगे सारी है, तो हम बहुत सारी उस पे हाँ, लेकिन बात ये भी ये करेंगे। उनका जो एक जो मतलब आँख है जिसे कहते हैं, वो ट्रैजेक्टरी है उनकी हाँ, पूरी। ट्रैजेक्टरी बन गया था। तो वीडियो का हिस्सा हम इस बातचीत का यहाँ पर रोकेंगे। ये पूरी बातचीत पॉडकास्ट पर होगी, और ये पूरी बातचीत, ये पूरा पॉडकास्ट हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध होगा। तो अगर आप न्यूज़ लॉन्ड्री के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो सब्सक्राइब करके इस पूरे पॉडकास्ट को सुन सकते हैं। इरफान के ऊपर इन दो शख्सियतों के साथ हम बहुत और सारी दिलचस्प जानकारियाँ जुटाएंगे आज, और वो हमारे सब्सक्राइबर्स तक पहुँचाएंगे। धन्यवाद।